बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हमने बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर स्टडी करना है जो लंग्स के बारे में है। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रैकिया जो है चेस्ट कैविटी में जाके दो हिस्सों में, दो शाखों में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ब्रोंकाई आगे लंग्स में जाके मज़ीद छोटी छोटी बारीक नालियों में तकसीम होते हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे मौजूद होती हैं हवा की थैलियाँ, जिनको हम एल्वियोलाई का नाम देते हैं। बेटा, एक साइड की सारी एल्वियोलाई मिल के एक लंग बनाती हैं, यानी एक फेफड़ा जो है सारा एक साइड का, वो एक साइड की तमाम एल्वियोलाई का मजमुआ होता है। और जो लंग्स हैं ये बेसिकली दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे मसल ही हैं या गोश्त ही है। एक्चुअली ये स्पंजी स्ट्रक्चर होती है, यानी स्पंज की तरह ये साख्तें होती हैं, लचकदार होते हैं। इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, मगर ये मसल्स के नहीं बने होते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मसल्स की तरह दिखते ज़रूर हैं। तो लंग्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड मेक अ लंग। एक साइड के तमाम जो एल्वियोलाई हैं मिलके वो एक लंग बना देते हैं। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। हमारे सीने के खला में, चेस्ट कैविटी में एक जोड़ा यानी कि दो लंग्स मौजूद हैं। इनके अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पसलियों के जोड़े हैं, यानी कि 24 पसलियां हैं जो हमारे लंग्स को और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम 12 को काट भी दें, इसकी बजाय अगर हम 6-7 का वर्ड ऐड करें, 6-7 पहले जो पेयर हैं उनके ज़रिए से ही इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। यानी जो ऊपर वाले ज़्यादातर हिस्से हैं पसलियों के, वही इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। देन हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की। बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, डायाफ्राम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, दोनों की डेफिनेशन या दोनों में फ़र्क पूछ लिया जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स आर दी मसल्स ऑफ रिब्स। जो पसलियों के मसल्स हैं उनको आप इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम देते हैं, जिनके ज़रिए से जो रिब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, आगे पीछे मूव कर सकती हैं। डायाफ्राम क्या चीज़ होती है? हमारे जो लंग्स हैं इनके नीचे एक डोम शेप, एक गुंबद नुमा मस्कुलर कैविटी मस्कुलर शीथ होती है, यानी मसल्स की बनी हुई एक तय होती है, उसको नाम आप देते हैं डायाफ्राम का। बेटा, ये इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों का की रोल है ब्रीदिंग में, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। आप यहाँ पे पढ़ेंगे भी सही इनका जो हमने डिफरेंस पढ़ना है। इनहेल करने में सांस को और एक्सहेल करने में इनका की रोल होता है, मेन किरदार होता है। अब अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो दोनों लंग्स में स्लाइटली साइज का डिफरेंस है। जो राइट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके 3 लोब्स होते हैं। ये एमसीक्यूज भी है कि जो राइट लंग है वो थोड़ा सा स्लाइटली वो लार्जर है, उसके 3 हिस्से हैं, 3 उभार हैं। और जबकि लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है, उसके 2 लोब्स होते हैं। बेटा, हर लंग के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, बारीक सी एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को आप प्लेउरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। दोनों लंग्स के गिर्द एक यहाँ पे मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस मेम्ब्रेन को आप क्या नाम देते हैं? प्लेउरल मेम्ब्रेन। बेटा, ये 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक के बजाय भी ये 2 होती हैं दोनों लंग्स के गिर्द। एक इंटरनल होती है और एक आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन है, यानी ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। जो बेटा आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली साइड पे, इनर अंदर वाली साइड पे, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड को आप नाम देते हैं प्लेउरल फ्लूइड का। ये फ्लूइड बिल्कुल कुशन के तौर पे एक्ट करता है और हमारे लंग्स को किसी भी ट्रॉमा से बचाने में की रोल प्ले करता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और वापस अपनी जगह पे आते हैं, तो इनको किसी भी चोट से, किसी भी ट्रॉमा से बचाने के लिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो लंग्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन है जो 2 तहों पे मुश्तमिल है, आउटर और इनर। उसको प्लेउरल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं और उन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है, उसको आप प्लेउरल फ्लूइड का नाम देते हैं, जो कि ट्रॉमा से बचाने के लिए लंग्स के लिए एक कुशन के तौर पे एक्ट करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लंग्स की एक डायग्राम बनाइए बेटा, जैसा कि आपने कल भी एक बार पढ़ लिया था। आप इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। पहले ये लेरिंक्स है, लेरिंक्स के बाद यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर ये सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग है, और आगे ब्रोंकाई चेस्ट कैविटी में जाके ये 2 ब्रांचेज में इस तरह से डिवाइड हो गया।
और यहाँ पे राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। हमने जैसे पहले बात की है कि राइट लंग स्लाइटली लार्जर है और जो लेफ्ट लंग है ये स्लाइटली छोटा है, तो मैंने डायग्राम में भी ऐसे ही बनाया। ये जो ब्रोंकाई हैं अंदर जाके डिवाइड होकर छोटी छोटी नालियाँ, बारीक ट्यूब्स बना रहे हैं, जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया है। और ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल के एंड पे एक थैली होती है, हवा की थैली, जिसको आप एल्व्यूलस कहते हैं और जमा हो तो एल्व्यूलाई बोलते हैं। यानी कि ये एक आप लंग्स के अगर डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ तक हमारा बेटा लंग्स के हवाले से जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ आते हैं। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है बेटा, बेसिकली उसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। एक है इनहेलेशन और एक है उसमें एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में दोनों में इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही जो है ये हमारे चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करने में और दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए से अपना किरदार अदा करते हैं। ये डिफरेंस आता है बेटा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। बेटा ये याद रखना बिल्कुल आसान है। एग्जिट से, जैसे एग्जिट खारिज होना, निकल जाना, वहां से इसका, जैसे इसके भी शुरू में ई एक्स है और एग्जिट के शुरू में भी ई एक्स है और वो आवाज दे रहा है, तो इस हवाले से आप इसको याद रख सकते हैं। बेटा इंस्पायरेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन द लंग्स। लंग्स में हवा को लेके जाने वाला जो अमल है उसको आप इंस्पायरेशन बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ गिविंग एयर आउट ऑफ लंग्स आफ्टर गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज के बाद बॉडी से हवा को निकाल देना, लंग्स में से हवा को निकाल देना, एक्सपायरेशन कहलाता है। इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और डायफ्राम के मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकड़ते हैं, जबकि इसमें वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिब्स मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। ये सांस लेके देखें, जब आपने ये डिफरेंस लिखना है तो बाकायदा आप इनहेल और एक्सहेल करके देखेंगे ताकि आप इसको मिक्स ना कर दें। इनहेल करते हैं जब, तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है, सीने का खला है, ये बढ़ता है और हमारी जो ये रिब्स हैं ये ऊपर को और फॉरवर्ड यानी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करती हैं। जबकि एक्सहेलेशन में रिब्स मूव बैकवर्ड, वापस आई हैं, और नीचे की तरफ यानी बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड लेस डोम शेप। डायाफ्राम जो होता है ये पहले ज़्यादा गुंबदनुमा होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये कम डोम, पहले इस तरह है, फिर ये सीधा थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जबकि इसमें ये ऊपर मूव करता है और ज़्यादा डोम शेप हो जाता है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के दौरान। जब हम सांस लेते हैं, देखें ये आपने 6ठी 7वीं में भी कहीं ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो बोतल लेके उसको नीचे से आप बंद कर देते हैं टेप वगैरह से, या गुब्बारा बांध देते हैं, और उस गुब्बारे को जब आप इस तरह से नीचे को खींचते हैं तो या नीचे को वो टेप वगैरह खींची है तो ऊपर से आपने वो गुब्बारा बांधा हुआ था वो भर जाता है। वो इस तरह की एक्टिविटी एक थी 7 या 8 क्लास में। तो बेटा जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एक्चुअली हमारा जो चेस्ट कैविटी का यानी सीने का जो खला है, जो चेस्ट कैविटी है, ये इसकी स्पेस बढ़ जाती है। जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से जो हवा है वो बाहर ज़्यादा प्रेशर वाली है, अंदर कम प्रेशर हो गया, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की जानिब हमेशा एयर या गैस मूव करती है, तो वो रश करके अंदर आती है, तेज़ी से अंदर आती है। तो यहाँ पे स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज करती है, जबकि स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी जो एक्सपायरेशन है उसमें डिक्रीज करेगी। वो डिक्रीज क्यों करती है? जो डायफ्राम है उसने ऊपर मूव करना है, जो हमारी रिब्स हैं उन्होंने पीछे को यानी नीचे को मूव करना है, और लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाना है। इधर प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज किया। तो जब जैसे गुब्बारा है उसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे उसमें से हवा निकल जाएगी। इसी तरह से जब हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर लगता है तो वो स्पंजी नेचर के हैं, उनके अंदर से हवा खारिज हो जाती है, वो सुकड़ जाते हैं। और लास्ट पे इनका दूसरा नाम जो मैंने बताया कि इंस्पायरेशन को आप इनहेलेशन का नाम देते हैं और एक्सपायरेशन को आप एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। बेटा ये डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखना है। इसके मुताल्लिक कोई भी सवाल हुआ तो इंशाल्लाह वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा।